नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने निर्धनता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पे बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, साथ ही वेश्यावृत्ति जैसी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मद्यपान मीन्स अल्कोहलिज्म के बारे में। मद्यपान का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से अत्यधिक मात्रा में ड्रिंक करता है, शराब का सेवन करता है या उस पे निर्भर हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसे शराबी या मद्यपान का आदी। और दूसरी तरफ जब आप बात करते हो मादक द्रव्य व्यसन मीन्स ड्रग एडिक्शन की, तो उसमें क्या होता है कि जो नशीली दवाएं हैं, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, इन सारी चीजों के इस सेवन की आदत जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से निर्भर हो जाता है, क्या कहलाता है? मादक द्रव्य। अर्थात मद्यपान का तात्पर्य क्या है? एक ऐसी आदत जिसमें क्या व्यक्ति नियमित रूप से शराब का सेवन करता है और उसी पर निर्भर हो जाता है। अगर उसे शराब ना मिले तो उसका जीवन यापन प्रभावित होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब शराब का सेवन व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक या कार्य क्षमता को प्रभावित करे, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? व्यसन। और शराबियों को आपने देखा होगा, जब शराब अत्यधिक मात्रा में वो पीते हैं, रेगुलर उनकी हैबिट होती है पीने की, तो वो कहीं न कहीं नालियों में गिरे रहते हैं या तो अपने परिवार में कलह करते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को पीटते हैं। क्योंकि जब कोई शराब पीता है तो ऐसी स्थिति में वो अपना मानसिक और शारीरिक कंट्रोल खो देता है। और जब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, संजू मूवी आई थी, संजय दत्त जो एक्टर हैं वो इसके शिकार रहे हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क इन पर निर्भर हो जाता है। अगर उन्हें नशीली चीजें ना मिले, जैसे चरस, गांजा, हेरोइन, जिस चीज का भी एडिक्शन उस व्यक्ति को है, तो ऐसी स्थिति में वो बेचैन हो जाता है। संजू मूवी अगर आपने देखी होगी तो काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ड्रग एडिक्शन क्या होती है। अगर हम बात करें मादक द्रव्य व्यसन या मद्यपान के पीछे के मुख्य कारणों को, तो इसमें कुछ कारण हैं पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मीडिया संबंधी जो प्रभाव पड़ते हैं। पारिवारिक कारण की अगर हम बात करें तो माता पिता के बीच का माहौल, पारिवारिक कलह, उनका आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलना। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब एक बच्चा जो ऐसे परिवार में बड़ा हो रहा है जहाँ पे रोज झगड़े या मारपीट हो रहे हैं, तो वो भावनात्मक समर्थन के लिए किसी न किसी नशे की तरफ जा सकता है। अक्सर आप देखते होंगे सिगरेट, ये तो बहुत आम सी बात है, या अल्कोहल लेना, ये बहुत कॉमन सी हो जाती है। जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें कोई समझाने वाला, उनका सपोर्ट करने वाला नहीं होता, इमोशनली वो किसी से कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, वो किसी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते हैं, तो वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल की तरफ जाते हैं। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति में यदि तनाव, अवसाद या आत्मसम्मान की कमी है, ऐसी स्थिति में भी वो व्यसनों की तरफ झुक सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, मान लो एक युवा है, उसने कई प्रयास किए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, कुछ उसके टारगेट थे या कुछ उसके गोल थे कि हाँ मुझे ये जॉब पानी है या ये जॉब पानी है। अब उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करी, बट वो सफल नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में वो तनावग्रस्त हो जाएगा और तनाव को कम करने के लिए बच्चे नशे की ओर झुक जाते हैं कि चलो कुछ टाइम के लिए तो रिलैक्स होगा, वरना वो इसी बारे में चिंता करते रहेंगे, इसी बारे में सोचते रहेंगे। तो मनोवैज्ञानिक, तो तनाव, अवसाद, ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आती हैं, जिससे कोई व्यक्ति मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसनों की ओर झुक जाता है। तीसरे कारण की अगर हम बात करें, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का तात्पर्य क्या है? साथियों का दबाव। किशोरावस्था के समय में बच्चे ज्यादातर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। कॉलेज ग्रुप, स्कूल में जो ग्रुप है वो, उनके जो साथी हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं, वो प्रेशर डालने लगे कि यार ये तो बहुत कूल चीज़ है, तुम्हें करना चाहिए। तो वो देखा देखी में या उनके सामने अपने आप को दिखाने में कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मैं भी ये पी लेता हूँ, बहुत ब्रेव हूँ, या मेरे लिए तो बहुत आम बात है, इस तरह के विचारों के साथ वो नशे की ओर बढ़ जाते हैं। या आधुनिक जीवन की भाग दौड़ आप देखो, इतना ज़्यादा लोग बिजी हैं, फैमिली में पेरेंट्स इतनी ज़्यादा अपने जॉब में, अपने काम में बिजी हैं कि वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते कि उनका उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, किस ग्रुप के साथ है, वो ग्रुप उन्हें किस तरह के कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है या प्रेशर डाल रहा है। नेक्स्ट चीज़ है शहरीकरण। अर्बनाइजेशन होने के कारण, भाग दौड़ की ज़िंदगी में पेरेंट्स अपने जॉब में बिजी हैं, बच्चे अपने काम में हैं,
बच्चों को अकेलापन काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। बड़े-बड़े शहरों में अकेले रहने वाले बच्चे जब ग्रुप्स में रहने लगते हैं, स्कूल ग्रुप में, तो वहाँ पे अगर उन्हें ये चीज़ बोली जाती है कि आप ड्रिंक करो, तो अकेलेपन में भी वो उसी ड्रिंकिंग को अपनी आदत बना लेते हैं। तो ये एकांकीपन या शहरीकरण या साथियों के प्रभाव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक कारण के अंतर्गत। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण। पहली बात तो ये, किसी-किसी संस्कृति में या किसी-किसी समुदाय में शराब पीना या ड्रिंकिंग बहुत ही कॉमन सी बात होती है, वहाँ पे इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। ईसाई धर्म में भी आप देखते होंगे, इतनी बड़ी बात नहीं होती। और सबसे लास्ट है मीडिया का प्रभाव। फ़िल्मों, विज्ञापनों में नशे को ग्लैमराइज़ किया जाता है। कई सारी फ़िल्म है, वेब सीरीज़ है, जहाँ पे नशे को एक कल्चर के रूप में दिखाया जाता है या स्टाइल के रूप में दिखाया जाता है। आप एड्स तो देखो, कितने सारे बड़े-बड़े स्टार्स हैं, फ़िल्म स्टार हैं, वो अल्कोहल या गुटखे को प्रमोट करते हैं। हाँ, थोड़ी-सी उसमें नाम और चीज़ों को चेंज करके करा जाता, जिससे अगर कोई बच्चा, मान लो कोई बच्चा है, उसका रोल मॉडल बॉलीवुड स्टार है या कोई भी स्टार है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट के विज्ञापनों में दिखता है, तो उसे लगेगा कि ये मेरा रोल मॉडल भी इसका सेवन कर रहा है या इसका ऐड कर रहा है, तो मतलब मैं भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज़ की, मीन्स ड्रिंकिंग या ड्रग एडिक्शन के प्रभावों की। तो सबसे पहले व्यक्तिगत प्रभाव। जो ड्रग एडिक्ट है या ड्रिंकिंग की उसे लत लग गई है, ऐसी स्थिति में उसे शारीरिक, मानसिक समस्याएँ देखने को मिलेंगी, प्लस आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। देखो, शरीर संबंधी लीवर, फेफड़े, हृदय संबंधी बीमारियाँ होंगी। अगर हम मानसिक रोग की बात करें तो डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हो जाएगा, और डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, जिससे आत्महत्या की दर में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो सबसे पहला प्रभाव व्यक्तिगत प्रभाव है, जिसमें शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पे इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें पारिवारिक प्रभाव, जहाँ भी जिस भी फैमिली में अगर कोई भी एडिक्शन है, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, ऐसी स्थिति में घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलह देखने को मिलते हैं, घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, आर्थिक तंगी भी उस परिवार में देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है उस परिवार के बच्चों पे। छोटे-छोटे बच्चे आपस में माता-पिता को लड़ते देख रहे हैं या गाली-गलौज उनके आस-पास हो रही है, खाने को भोजन नहीं है, पैसों की कमी है, तो उनके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सब बाधित होंगे। थर्ड प्रभाव की अगर हम बात करें, सामाजिक प्रभाव, तो जो भी एडिक्शन कर रहा है या जिसे ड्रिंकिंग की लत लग गई है, ऐसे लोगों के द्वारा समाज में अपराध भी देखने को मिलते हैं। अपराधों में वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। चोरी, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएँ आए दिन आप सुनते ही हो। सड़क दुर्घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ड्रिंक करके लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। साथ ही जिसकी फैमिली में अगर कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई ड्रग एडिक्शन में है, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है या उनके लिए कलंक का काम करता है, तो सामाजिक अस्वीकार्यता भी देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फैमिली है, यहाँ पे इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे हैं। हस्बैंड को मद्यपान की लत है, तो उनके बच्चों को भी समाज स्वीकार्य नहीं करेगा कि अरे इसके बाप तो पीते हैं। उन बच्चों को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। तो एक तो इस व्यक्ति को तो समाज स्वीकार वैसे भी नहीं कर रहा है, इनके बच्चों को भी ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। लास्ट है आर्थिक प्रभाव। अगर कोई भी व्यक्ति या महिला या कोई भी अगर किसी भी व्यसन में फँस चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सब पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसकी कार्य क्षमता पे भी प्रभाव पड़ेंगे, जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी और उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पे वो सही से काम नहीं कर पाएगा, अपने जॉब में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा, और यदि समाज के अधिकतर लोग व्यसन में फँसे होंगे, तो समाज की प्रगति में भी ये बाधक होगा। और अगर हमें इस तरह की समस्या को अपने समाज से दूर करना है, तो उसके निवारण के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहला, शिक्षा और जन जागृति अभियान। सभी को एजुकेट करो, जितना हो सके लोगों को शिक्षित करो। शिक्षा हर समस्या का समाधान हो सकती है। दूसरा, जन जागृति, सभी जनता में जागरूकता लाओ। इसके कारण उनके परिवार को, उनके स्वास्थ्य को, उनके समाज को, उनके देश को कितनी हानि पहुँचती है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पारिवारिक सहयोग और परामर्श। अगर कोई व्यक्ति नशे में फँस चुका है और वो उससे निकलना चाह रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके फैमिली का सपोर्ट, परिवार का भावनात्मक समर्थन और उनकी निगरानी उन व्यक्तियों को नशे से निकलने में हेल्प कर सकती हैं।
एक तो नशे का आदी व्यक्ति खुद में ही डिमोटिवेट होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उन्हें अगर फैमिली उनकी सपोर्ट करेगी, मोटिवेट करेगी कि आप इससे बाहर निकल सकते हो, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन सेंटर, मीन्स पुनर्वास केंद्र की स्थापना, जहाँ पे व्यसनों की मुक्ति के लिए काउंसलिंग, थेरेपी और दवाओं की मदद दी जाए, जिससे व्यक्ति इस दलदल से निकल सके। देखो, एक बार नशे में आप फंस गए तो वहाँ से आप निकलना भी चाहो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो व्यक्ति निकलना चाहता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें काउंसलिंग, थेरेपी या दवाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो इससे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बाहर निकल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नियंत्रण और कानून का पालन। मतलब सरकारों द्वारा जो भी नियम या एक्ट बनाए गए हैं कि इन चीज़ों की बिक्री पे या उत्पादन पे या वितरण पे रोक है, तो उस चीज़ को फॉलो किया जाए। जो सरकारी नियंत्रण है उसको माना जाए, कानून का पालन किया जाए, जिससे ये आम जनता में आसानी से मिले ही ना। आसानी से मिलेगी नहीं तो लोगों को इसकी लत नहीं लगेगी, या इसके रेट इतने हाई कर दो कि इंसान को खरीदने में 100 बार सोचना पड़े। बट ये है कि जिसको एडिक्शन हो जाती है उसके लिए रेट मायने नहीं रखता, वो कहीं से भी चोरी वगैरह करके भी वो सारी चीज़ें खरीदने लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ का गुलाम हो चुका है, लत लग चुकी है उसे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सकारात्मक मनोरंजन और खेल गतिविधियाँ। व्यक्ति एडिक्टेड हो चुके हैं, पीड़ित हैं इस नशे से, उनके लिए ऐसे माहौल बनाया जाए जहाँ पे उनका मनोरंजन भी हो सके, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स वगैरह की व्यवस्था हो, जिससे उनका ध्यान बाँटा जा सके। अगर खाली दिमाग है तो या तो वो डिप्रेशन में जाएँगे या तो वो एडिक्शन के बारे में सोचेंगे। तो उन्हें एक स्वस्थ मनोरंजन, स्वस्थ खेल का माहौल प्रदान किया जाए, जिससे वो अपने आप को जल्दी से जल्दी स्वस्थ बना सकें और इस नशे से मुक्त हो सकें। और अब हम बात कर लेते हैं वेश्यावृत्ति के बारे में, प्रोस्टिट्यूशन। अगर हम बात करें वेश्यावृत्ति की, तो इसका अर्थ क्या है? वह सामाजिक व्यवहार जिसमें कोई व्यक्ति, अधिकतर किसकी बात हो रही है? महिलाओं की। मीन्स जिसमें कोई महिला आर्थिक लाभ के लिए यौन सेवाएं प्रदान करती है, और यह सेवा आमतौर पर भुगतान के बदले अनौपचारिक रूप से दी जाती है। मीन्स इसमें क्या है, फीमेल्स ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, और वो अगर किसी के साथ फिजिकल हो रही हैं तो उसके पीछे का मेन मोटो क्या होता है? आर्थिक लाभ। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सामाजिक दृष्टिकोण। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से हम वेश्यावृत्ति की बात करें तो ये एक कलंकित व्यवहार माना जाता है। समाज इसे अच्छा नहीं मानता। मीन्स जो लोग ये काम करते हैं उन्हें मान, प्रतिष्ठा, सम्मान ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अक्सर स्त्री शोषण और पितृसत्तात्मक समाज से ये चीज़ जुड़ी होती है। मीन्स जहाँ पे फीमेल्स की कंडीशन बुरी है, वहाँ पे उनके राइट्स, उनके एजुकेशन, उनके फ्रीडम, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाए। इस तरह की सोसाइटी में जहाँ पे स्त्रियों का शोषण होता हो, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ पितृसत्तात्मक समाज में, पितृसत्तात्मक समाज मीन्स ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज जहाँ पे पुरुषों का आधिपत्य ज़्यादा रहता है। संपत्ति पे भी पुरुषों का अधिकार है। उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति किसे दी जाएगी, वहाँ पे भी लड़कों को ही संपत्ति का अधिकार होता है। इस तरह के समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण। अगर हम वेश्यावृत्ति की बात कर रहे हैं तो वेश्यावृत्ति के पीछे का कारण क्या है? गरीबी। जो परिवार गरीब होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी पिछली वीडियो में कि एक फैमिली है, ठीक ठाक फैमिली है, बहुत रिच नहीं है, और उनके फैमिली में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वहाँ का मेल काम नहीं कर सकता या उनका भरण पोषण नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं ये कार्य करती हैं। मीन्स गरीबी, बेरोजगारी या अशिक्षा, मतलब शिक्षित हो तो आप कहीं जॉब कर सकते हो, अधिकतर महिलाएं अशिक्षा के कारण भी इस व्यवसाय में फंस जाती हैं। या एक कारण ये है पारिवारिक विघटन। मीन्स अगर पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो भी वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्या है? मानव तस्करी, मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों सबको जबरदस्ती वेश्यावृत्ति या इस तरह के व्यवसाय या व्यापार में ढकेला जाता है। दूसरा पॉइंट है महिलाओं को सीमित आजीविका के विकल्प मिलते हैं। मतलब उन्हें जॉब्स वगैरह में अपॉर्चुनिटी या विकल्प या ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, जिसके कारण मजबूरीवश कई महिलाएं इस कार्य में ढकेली जाती हैं। किस कार्य में? वेश्यावृत्ति में। बट अगर हम बात करें कानून की दृष्टि से, भारत में लॉ में क्या सिचुएशन है, तो इंडिया में वेश्यावृत्ति को पूरी तरह अवैध नहीं माना गया। बट हाँ, इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ गतिविधियां हैं जिनको अवैध माना जाता है। दलाली या कोठा चलाना या सार्वजनिक स्थान पे सेक्सुअल एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को
अवैध माना जाता है। मीन्स अगर आप ऐसे करते हुए पाए गए तो आपको जेल या सजा हो सकती है। अगर हम बात करें इससे जुड़ी प्रमुख समस्याओं के बारे में, पहला है यौन शोषण, दूसरा है यौन संरचित रोग, मीन्स उससे जुड़े कई सारे रोग, HIV, एड्स फैलने के खतरे बढ़ते हैं। प्लस अगर किसी को पता चल गया किसी सोसाइटी में मेल या फीमेल इस तरह के कार्यों में संलिप्त है तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी हो जाता है। साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में ये व्यवसाय या ये जो समस्या है वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्लस सुरक्षा का भी अभाव होता है इनके कारण। तो हमने वेश्यावृत्ति के अर्थ को समझा, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा की। पहला तो ये कि सामाजिक दृष्टि से वेश्यावृत्ति को अच्छा नहीं माना जाता है, कलंकित व्यवहार माना जाता है। जो सोसाइटी में इस तरह के व्यवहार करता हुआ पाया गया या किसी को पता चल गया कि ये लोग इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो समाज उनसे दूरी बना के रखता है। और अगर वेश्यावृत्ति करने को कोई मजबूर है या कोई कर रहा है तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसमें मेन पर्पज़ होता है अर्थ कमाना। हमने इसके अर्थ को ही जब समझा था तो वहाँ पर लिखा था कि अर्थ लाभ के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी वेश्यावृत्ति में देखने को मिलती है। तो मेनली यहाँ पे किसी कारणवश अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो इस तरह के व्यवसाय में जाती हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों। बच्चों को ढकेला ही जाता होगा इंटरेस्ट के साथ या कोई मजबूरी में भी जाना नहीं चाहेगा। और अगर हम बात करें कानून की तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों को सरकार ने रोक लगा के रखी है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब हम ज़रा सा बात कर लेते हैं इससे जुड़े समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बारे में। हमें पता है समाजशास्त्र के अंतर्गत फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। तो ये जो विभिन्न पर्सपेक्टिव हैं वो वेश्यावृत्ति को कैसे देखते हैं उसके बारे में समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि कौन से दृष्टिकोण का समाजशास्त्री या कौन से दृष्टिकोण से जुड़े विचारक क्या सोचते हैं। अगर हम बात करें संरचनात्मक क्रियावाद के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा है कि समाज में हर संस्था की भूमिका होती है। वेश्यावृत्ति को कुछ समाजशास्त्री सामाजिक नियंत्रण की सुरक्षा वॉल्व की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पास विवाह का विकल्प नहीं है, फिर भी उसे यौन संतुष्टि की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो क्या करता है, वेश्याओं से यौन सेवा लेता है और इससे यौन अपराध में कमी आ सकती है। ऐसा कौन मानता है? फंक्शनलिस्ट, जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है, अवैध संबंधों पे रोक लगती है या किसी के साथ दुष्कृत्य करने में भी रोक लगती है, क्योंकि आप जब एक निश्चित जगह पे जाके ये सारे कार्य करोगे तो वो सोसाइटी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। मेनली फंक्शनलिज्म जो है वो दुर्खिम से जुड़ा हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में आते हैं मेन थिंकर कौन है? मार्क्स। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बात करती है पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष के बारे में। उनके अनुसार पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप वेश्यावृत्ति देखी जाती है। अमीर शोषण करते हैं और मेनली इसमें मुख्य रूप से गरीब महिलाएं इसका शिकार बनती हैं। रिच पीपल हैं, उन्हें जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए वो ले सकते हैं, और अगर उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाना है किसी के साथ तो भी वो कर सकते हैं पैसों की मदद से। और पैसे वही लेंगे जो पैसों के अभाव में जीवन यापन कर रही हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, और ऐसे कंडीशन में गरीब महिलाएं ही इसका शिकार बनती हैं। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की, नारीवादी दृष्टिकोण की, क्योंकि नारीवादी दृष्टिकोण नारी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है और नारी के सुरक्षा के सशक्तिकरण पे बल देता है, तो इनका मानना है कि ये जो वेश्यावृत्ति जैसे व्यवसाय या समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं, इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में हावी होती है। दूसरी चीज़, नारी को एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जाता, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मीन्स अगर उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाना है, इच्छा हो या ना हो स्त्री की, आप उसके साथ, वो एक ऑब्जेक्ट है आपके प्लेजर के लिए, आप उसका यूज़, और उनका मेन कार्य यही होता है पुरुषों को खुश रखना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे महिलाओं के यौनिक वस्तुवीकरण के रूप में देखा जाता है और नारीवादी इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम मानती हैं। अगर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पे ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि सारा कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था में, जबकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सारा कंट्रोल या सारा कुछ केंद्र बिंदु किस पे होता है? पुरुषों पे। तो नारीवादी दृष्टिकोण क्या मानता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है वेश्यावृत्ति, जिसमें स्त्रियों को सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के रूप में देखा जाता है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं जो हैं वो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हैं। उनके विकास, उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो इसमें सुधार के भी कार्य करने चाहिए। वैसे तो सरकारें अपनी तरफ से कार्य करती हैं, एनजीओज़ कार्य करती हैं, बट अगर हम मेनली देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा और स्वरोज़गार की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए महिलाओं को, या जो पुरुष भी इस तरह के कार्यों में या व्यवसायों में फँस चुके हैं, उनके लिए भी। दूसरी चीज़, कानूनी जागरूकता बहुत आवश्यक है कि यदि आप एक सेक्स वर्कर हो तो भी आपके पास कुछ अधिकार हैं कि हाँ, आप कब और कैसे क्या कर सकते हो और किन परिस्थितियों में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है क्या, एनजीओज़ व सरकारी जो सहायताएँ हैं वो भी प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को मिलनी चाहिए। और विभिन्न तरह के एनजीओज़ काम भी करती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला संरक्षण के लिए, उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ लैंगिक समानता की स्थापना अति आवश्यक है, जिससे भेदभाव कम हो। अक्सर आप देखते होंगे वेश्याओं के बच्चों को स्कूल्स में हे भावना से देखा जाता है, या उन्हें स्कूल एडमिशन में, एजुकेशन में बहुत दिक्कत होती है। ज़रूरी नहीं है हर वेश्या अपनी इच्छा से गई हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए भी कई बच्चियों को इन सब में ढकेला जाता है, या किसी स्त्री ने अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मजबूरी में इस व्यवसाय को अपनाया हो, तो अब चूँकि वो इसमें फँस चुकी है, तो बाहर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, तो समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।